जो स्टॉक का कवर दिया हुआ था वो पॉलिसी लेते समय कुछ अलग स्टॉक बताया था, मतलब पॉलिसी लेते समय बताया था हम पंखे बेच रहे हैं, अभी आप पेंसिल बेच रहे हो, इस तरीके से। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपना इंश्योरेंस लिया था लेकिन वहां पे गारमेंट बन रहे हैं तो वो कवर नहीं होगा। अब उसके बाद में ये लाइन अंडरलाइन करेंगे अपन, कंसीलमेंट इज ऑलवेज इंटेंशनल। कंसीलमेंट मतलब अगर कोई चीज छुपाई है तो वो हमेशा इंटेंशनल होगी, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया है तो वो कभी कभी इनोसेंट या बाय मिस्टेक भी हो सकता है, कि बाय मिस्टेक उसने एड्रेस गलत डाल दिया, या बाय मिस्टेक उसने स्टॉक 1 करोड़ की जगह 80 लाख बता दिया। बट अगर उसने कुछ छुपाया है जानबूझ के तो वो हमेशा इंटेंशनल ही छुपाया जाता है कवरेज लेने के लिए। इंश्योरेंस में भी ऑब्टेन बाय कंसीलिंग अ मटेरियल फैक्ट। क्या क्या होता है, जैसे हैजार्ड, आपको केमिकल का काम करना है पर आपने बताया कि वहाँ पर हम खिलौने बना रहे हैं। लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, ओनरशिप, ये छुपा के भी बीमा लिया जा सकता है। इससे क्या होता है, मेनली एक तो शेयर प्रीमियम या फिर पहले से ही कोई डैमेज हुआ वो अपने को पॉलिसी बनानी है उसकी। कुछ केसेस में क्लेम जो है नो क्लेम होने वाला होता है, लेकिन वो लोअर अमाउंट पे सेटल किया जाता है। कब? जब अपने को ये कंसीलमेंट मिला तो क्लेम नो क्लेम होगा, बट उसको इंश्योरेंस कंपनी देना चाह रही है कुछ नेगोशिएट करके, उसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया किस पे डिपेंड होता है? बिजनेस एक्सीजेंसीज। बिजनेस एक्सीजेंसीज का मतलब है कि आपका उस आदमी के साथ, इंश्योर्ड के साथ या उस एजेंट के साथ में कैसा बिजनेस है। अपने रिलेशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी क्लेम नेगोशिएट करके दे देती है, जबकि एक्चुअल में उसका क्लेम बनता नहीं है। उसके बाद में ये अंडरलाइन करेंगे अपन, एक क्लॉज है स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में, वो क्या कहता है, दिस इंश्योरेंस डज नॉट कवर एनी लॉस डैमेज टू प्रॉपर्टी विच एट द टाइम ऑफ हैपनिंग सच लॉस और डैमेज इज इंश्योर्ड बाय और गुड बट द एग्जिस्टिंग ऑफ दिस पॉलिसी बी इंश्योर्ड बाय एनी मरीन पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, किसी दूसरी पॉलिसी में या फिर मरीन पॉलिसी में अगर सेम लॉस कवर है तो वो स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होगा। सपोज करो 100 रुपये का आपका नुकसान है, उसमें से 70 रुपये का बीमा आपने मरीन इंश्योरेंस में कवर हो रहा है, तो आप 70 रुपये का मरीन से लोगे, इससे सिर्फ 30 रुपये का लोगे। और अगर आपका नुकसान 60 रुपये का है तो पूरा का पूरा मरीन से ही लोगे। ये वाली लाइन आप अंडरलाइन कर लेना यहाँ तक, या फिर ये भी छोड़ो, ये भी मत करो, ये वाली करो, दस इन केस वेयर बोथ मरीन एंड फायर पॉलिसीज आर कवर। ये लाइन एज इट इज आती है, एज इट इज कॉपी पेस्ट होके आती है। तो जहाँ पे भी मरीन और फायर दोनों होगा, पहले मरीन पॉलिसी में पे होगा, बाकी का बैलेंस जो है वो फायर पॉलिसी पे करेगी। उसके बाद में ये देखो, अगर ये पूछा तो ठीक, नहीं तो इंजीनियरिंग का पूछेगा। अब इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, रेटेबल प्रोपोर्शन, इतना याद रख के आना। अगर दो पॉलिसी में लॉस है इंजीनियरिंग के केस में, तो इंजीनियरिंग को अंडरलाइन करेंगे और रेटेबल प्रोपोर्शन को अंडरलाइन करेंगे। वहां पे क्या हो रहा था कि 70 के ऊपर का 30 मिल रहा था, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ दो पॉलिसी दोनों देखा जाएगा, किसका सम इंश्योर्ड ज्यादा है किसका कम है, फिर वो जो पीछे फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के हिसाब से ये पे होगा, उसको बोलते हैं रेटेबल प्रोपोर्शन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट सर्वेयर को देखना होता है, उसमें क्या क्या देखता है सर्वेयर, लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगली उसका मालिक है कि नहीं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, मतलब उसके उस जिस जो माल का इंश्योरेंस कराया है उसके नुकसान से उसको फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो आपको सिंपल याद है, क्वेश्चन आता है इस लाइन में से, ये पूरी लाइन आप अंडरलाइन कर लोगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट किन किन का होना चाहिए? एब्सोल्यूट ओनर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, रिसीवर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखते हैं। एक बिल्डिंग में आग लग गई, बाद में पता चला कि उसके मकान मालिक ने और किराएदार ने दोनों ने अलग अलग इंश्योरेंस ले रखे हैं, तो मकान मालिक का इंश्योरेबल इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उसकी पॉलिसी में से पे होगा, किराएदार की पॉलिसी में से नहीं होगा। दूसरा क्या बताया कि माल जो है नाव से जा रहा था, मरीन पॉलिसी के अंदर उसका कवर था, जिसपे फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पे था। तो यहाँ पे क्लेम किसने किया? जिसको माल मिलने वाला था, जबकि फ्री ऑन बोर्ड के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट जब तक माल नीचे नहीं उतरता है शोर पे तब तक सेलर का ही रहता है, तो उसके अंदर बायर जो है वो उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक माल उतरा नहीं है। अगर वो माल उतर जाता तो बायर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ जाता। अप्रोक्सीमेट कॉज ऑफ लॉस ये आपको बता ही दिया, ऑल रिस्क नेम्ड रिस्क। अब इसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी पॉलिसी इसमें से ऑल रिस्क पॉलिसी नहीं है? तो मोटर नहीं है, मिसलेनियस नहीं है। अब इसमें से मोस्ट इंजीनियरिंग पॉलिसी CAR EAR, मरीन ICC A, ये ए जहाँ पे भी आएगा ना वो ऑल रिस्क पॉलिसी होगी मरीन के अंदर। ठीक है सर, तो CAR EAR, मरीन ICC A, तीन आएंगे, B आएगी, C आएगी, ये भी आएंगे। मरीन ICC A, इसको यहाँ से आप मार्क करोगे, ये सारी है ऑल रिस्क पॉलिसी यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में स्टैंडर्ड फायर, मोटर, मरीन बी सी क्यों है? क्योंकि इनके अंदर पेरिल दिए हुए होते हैं। ये सारी जो पॉलिसियाँ हैं वो नेम्ड रिस्क वाली पॉलिसियाँ हैं, ये वाली सेकंड वाली, और ये जो पहली पॉलिसियाँ हैं ये एंड है ना, इसके पहले वाली ये सारी है ऑल रिस्क पॉलिसी। तो ये आप याद रख लेना, वहाँ पे कुछ आपको ऐसा दे देंगे कि इसमें से कौन सी नेम्ड रिस्क है या नहीं है, या इसमें से कौन सी ऑल रिस्क है या नहीं है। ऑल रिस्क पॉलिसी में क्या हो सकता है मैंने आपको बता ही दिया। ऑल रिस्क में अगर एक्सक्लूजन में नहीं है तो वो सारी अप्रोक्सीमेट कॉज कवर है। नेम्ड पेरिल में क्या है? कवर भी होना चाहिए जो पेरिल नाम दिए हुए हैं, जैसे फायर, लाइटनिंग वगैरह, एक्सटर्नल ये एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स, उनके अंदर कवर होना चाहिए तो ही मिलेगा। अब जो ये आपका नुकसान हुआ है ये कवर्ड पेरिल में से है या नहीं है, वो साबित करने का दायित्व कस्टमर का है। अगर आपका नुकसान एक्सक्लूजन में है तो वो साबित करने का दायित्व जो है इंश्योरेंस कंपनी का है। ठीक है सर,
जैसे कि एक मरीन पॉलिसी के अंदर कार्टून फटने से माल बाहर आ गया तो ये इनएडिक्वेसी ऑफ पैकिंग है, तो ये क्लेम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्सक्लूजन में आ गया है। उसी तरह स्टोरेज कम एडिक्शन पॉलिसी है, उसमें पता चला कि डैमेज जो है रस्ट के कारण हुए हैं, तो वो रस्टिंग जो है एटमॉस्फेरिक डैमेज है, वो इंजीनियरिंग पॉलिसी में कवर नहीं होता है। तीसरा कोई मरीन बी पॉलिसी है, उसके अंदर जो डैमेजेस हैं वो बैड पैकिंग या नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए हुए हैं रेनी सीजन में, तो वो भी कवर नहीं होंगे। इंश्योरेंस होने के लिए जरूरी है कि एक्सीडेंट जो भी डैमेज है वो एक्सीडेंटल या फॉर्चुअस हो, मतलब लक बाय चांस हो। अगर वो लक बाय चांस या एक्सीडेंटल डैमेज नहीं है और उसको पॉलिसी कवर कर रही है तो ऐसी रिस्क जो है कवरेबल नहीं है, उसके लिए एक्सक्लूजन लगाया जाना चाहिए या तो उसका इंश्योरेंस ही नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो लॉसेज होते हैं वो अनइंश्योरेबल होते हैं। ये एक्सक्लूजन दिए हुए स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी के, लॉस और डैमेज बाय इट्स ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग, स्पॉन्टेनियस कंबंशन, अंडरगोइंग एनी हीटिंग या ड्राइंग। इस समय पे कोई लॉस आया तो फायर पॉलिसी में नहीं मिलेगा। डैमेज टू एनी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, फायर के अंदर घर का फर्नीचर वगैरह भी कवर होता है, उसके लिए दिया हुआ है। ओवर रनिंग ज़्यादा चलने से हो गया, ज़्यादा प्रेशर से, शॉर्ट सर्किट से, आर्किंग से, सेल्फ हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी लीक, इन वजह से हुआ है तो वो एक्सक्लूजन में आता है, तो वो भी नहीं मिलेगा। ये जो एक्सक्लूजन लगेगा वो स्पेसिफिक उस चीज पे लगेगा जहां से आग पैदा हुई है, उस आग से जो बाकी चीजें जल गई है वो हम पे करेंगे। इसीलिए ये एक्सक्लूजन जो है पर्टिकुलर मशीन पे लागू होगा। मरीन कार्गो में क्या नहीं मिलता है यार, ये एक्सक्लूजन तो आप एक बार पढ़ के जाना सारे, है ना। इसको यहाँ से लगा दो, यहाँ से क्या क्या एक्सक्लूड होता है। एक बार जब एग्जाम देने जाओ ना तो इसको नजर बस से निकाल के जाना, याद करने की जरूरत नहीं, आसान आसान ही है। मरीन कार्गो में ऑर्डिनरी लीकेज, ऑर्डिनरी वेट लॉस, एवोपराइजेशन, लॉस ऑफ वॉल्यूम, ये सब जो अपने आप हो जाता है वो कवर नहीं है। लॉस कॉज बाय इनहेरेंट वाइज और नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब स्पॉन्टेनियस कंबंशन हो गया किसी में, या अपने आप खराब होने वाली है। मान लो किसी की एक्सपायरी डेट ही बेचारे की 5 दिन है, मान लो यीस्ट ले जा रहे हैं और ये यीस्ट जो है वो 15 दिन ही उसकी सेल्फ लाइफ है, 16वें दिन खराब हो जाता है, तो वो इसमें कवर नहीं है। पैकिंग कम होने के कारण या पैकिंग बेकार होने के कारण अगर माल डैमेज हो जाता है तो वो भी कवर नहीं है। मशीनरी के अंदर वियर एंड टीयर कवर नहीं है। नॉर्मल यूज या एक्सपोजर से कोई डैमेज हुआ या घिसावट हुई है वो कवर नहीं है। फॉल्ट या डिफेक्ट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पीआई टाइप के, पीआई के डैमेज इसमें कवर नहीं है।
जो कि उसने बताया ना गई, मशीन पहले से खराब है लेकिन बताई नहीं। स्क्रीन भी गायब हो गई। आ गई। आगे स्क्रीन। यस सर आ गई। ऐसे लॉस जिनको वारंटी में कवर किया जा सकता है वो भी कवर नहीं है। एक्सचेंजेबल टूल, जो टूल्स आप खोल फिटिंग के लिए या फिर सेम बनाने के लिए डाई वगैरह होती है, कटिंग के टूल होते हैं, वो अगर स्पेसिफिकली कवर नहीं है तो वो नहीं पे होंगे। ऑपरेटिंग मीडिया लाइक एसी, गैस, ऑयल, ये सब जिससे मशीन चलती है, बेल्ट, रोप, रबर टायर, ये सब कवर नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पॉलिसी के अंदर क्या नहीं कवर होता? जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका कवर है वो डैमेज कवर नहीं होंगे। जो प्री एग्जिस्टिंग डैमेज है वो कवर नहीं होंगे। वियर एंड टीयर, कोरोजन, ये कवर नहीं होंगे। ग्रेजुअल डिट्रोएशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये नहीं होगा। मान लो बरसात आने से आपकी उसकी बरसात की ह्यूमिडिटी से कोई लॉस हो रहा है, उस टाइप के लॉसेस कवर नहीं होंगे। बल्ब, वाल, ट्यूब, फ्यूज, सील, एक्सचेंजेबल टूल, ये सब कवर नहीं होंगे। मोटर के अंदर कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको पता है क्या क्या कवर नहीं होगा, सारा ध्यान है आपको। बर्गलरी के अंदर क्या है? लॉस ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी abstracted from safe following the use of key to the said safe any duplicate thereof belonging to insured unless such key has been obtained by assault or violence। मतलब यहाँ पे की सेफ क्लॉज लगेगा बर्गलरी में, जो कि हर पॉलिसी में स्टैंडर्ड में लगा होता है। अगर उसने चाबी कहीं रखी हुई थी ताले के पास ही और उसने सेफ खोल के पैसा ले लिया तो वो कवर नहीं है। कब कवर है? अनटिल अनलेस उसने उससे वायलेंस करके या असॉल्ट करके चाबी छीनी है। उसके बाद में आपने जहाँ पे वो सेफ रखा हुआ है उसको अनहैबिटेटेड, मतलब वहां पे कोई रह नहीं रहा है, मोर देन कंसेक्यूटिव डेज एंड नाइट 7, ये अंडरलाइन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये। अगर आप 7 दिन से ज्यादा, 7 दिन और रातें, ये ध्यान रखना। कंसेक्यूटिव, ये पूरी लाइन ही ध्यान रखना। ये कंसेक्यूटिव डेज एंड नाइट 7, 7 कंसेक्यूटिव लगातार 7 दिन या 7 रात आप वहां पे नहीं रह रहे हो, उस दौरान चोरी हो जाती है कैसे भी, तो वो कवर नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ वारंटी, वारंटी वही चीजें हैं जो पॉलिसी में लिखी गई है और उसको एज इट इज आपको कंप्लाई करना है। जैसे कि एक चीज जो वारंटी में लिखा था करनी है या नहीं करनी है वो चेक करना है। कंडीशन कोई है जो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है वो चेक करना है। आपको किस तरह से काम करना चाहिए था पॉलिसी के दौरान वो चेक करना है कि वो कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। वारंटी का सिंपल मतलब है कोई ऐसा वादा कस्टमर से किया हुआ कि भाई, या कोई ऐसी शर्त जो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को दे रही है पॉलिसी बनाते समय कि आपको ये तो करना ही पड़ेगा। वारंटी एक ऐसी कंडीशन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। वारंटी एक ऐसी कंडीशन है जो अगर जिसका पालन नहीं होता है तो वहां पे नो लाइबिलिटी फॉर द लॉस, कोई भी लाइबिलिटी
नहीं बनेगी, चाहे वो इमटेरियल हो या नहीं हो। इसका प्राइम एग्जांपल है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो क्लोज लगा हुआ है वो कंडीशन नहीं है, वो वारंटी है। तो अब चाहे जयप्रकाश जी को गाड़ी चलानी आती है, लेकिन 2 साल पहले जयप्रकाश जी का लाइसेंस एक्सपायर हो गया। अब कई लोग तर्क करते हैं कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गाड़ी चलाना भूल गया। बिल्कुल कोई बात नहीं है। बट अगर डीएल नहीं है या इफेक्टिव नहीं है डीएल, तो वो एक वारंटी है। वारंटी जैसे ही ब्रीच हुई, आपका क्लेम नो क्लेम हो जाएगा, चाहे भले आप उसको गाड़ी चलानी आती हो नहीं आती हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वारंटी का क्या होता है? लाइबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट अंटिल इट इज लिटरली कंप्लाइड विथ। लिटरली मतलब एज इट इज, जैसा लिखा है वही कंडीशन वहां पे होनी चाहिए। एक्सप्रेस वारंटी आपको पढ़ा चुके हैं। एक्सप्रेस वारंटी मतलब जो पॉलिसी पे लिखी हुई हो। ये पूरा पैराग्राफ है ना, आएगा एक क्वेश्चन, पर इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है कि इसमें से कौन सी एक्सप्रेस वारंटी है। नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी के लिए पूछेगा, ऐसे नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी के लिए, तो नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी के लिए नो इनफ्लेमेबल मटेरियल हैविंग फ्लैश पॉइंट बिलो 32 डिग्री शुड बी स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। ये किसकी वारंटी है? नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी की। ऐसे मार्क कर लेंगे इसको। उसके बाद में एंड यूज ऑफ प्रीमाइसेस, इसकी वारंटी क्या है? लाइक द प्रीमाइसेस टू बी यूज्ड एज अ शॉप ओनली, वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होगी। तो एंड यूजेस, तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी वारंटी है जो एंड यूजेस ऑफ प्रीमाइसेस से रेलेवेंट है या नहीं है, जो भी, तो उसमें ये वाली रेलेवेंट है। एग्जाम्पल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होके आएगा, इसलिए इसको याद करके जाना। कंडीशन ऑफ पैकिंग, इसकी वारंटी क्या है? अगर किसी की कंडीशन ऑफ पैकिंग की वारंटी लगाई है तो वो कैसे लगती है? एग्जाम्पल है उसका, वारंटेड टू बी पैक्ड इन न्यू डबल गनी बैग। अब न्यू मतलब वारंटी के अंदर न्यू का मतलब आप कह दोगे नए जैसा ही था, नहीं। वो अगर बिल मांगेगा तो उसको बिल भी देना पड़ेगा कि भाई नया बोला था ना, नए का बिल कहाँ है, कि मैं कैसे मान लूँ ये नया है। तो नए का बिल भी देना पड़ेगा कस्टमर को, क्योंकि न्यू गनी बैग लिखा हुआ है, न्यू डबल गनी बैग। ये पैराग्राफ समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? ये एक चीज लिखी हुई है, ये उसका एग्जाम्पल है। फिर ब्रैकेट से पहले एक चीज लिखी हुई है, ये उसका एग्जाम्पल है। फिर ब्रैकेट से पहले एक वारंटी लिखी हुई है, कंडीशन ऑफ पैकिंग की वारंटी, ये उसका एग्जाम्पल है। तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा और वो पूछेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। जैसे कि फ्लैश पॉइंट बिलो 32 डिग्री, ये नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी का वारंटी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? तो इस पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन आपके आने वाला है। अब सर्वेयर है जो पूरा ध्यान रखता है सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, बट जब तक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं होता सर्वेयर के पास, तो उसको बताने में बड़ी दिक्कत होती है कि भाई आप रेपुडिएट कर दो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी करेगी नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ क्लेम इज इजियर देन रेपुडिएटिंग अ क्लेम। क्यों? क्योंकि रेपुडिएट करने में सबूत लगते हैं। ये लाइन भी अंडरलाइन करोगे, ये पहले आ चुका है। बट इफ सर्वेयर इज ऑन स्ट्रॉन्ग ग्राउंड विथ रिगार्ड टू कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट, अगर सर्वेयर के पास में फैक्ट या एविडेंसेस हैं तो उसको हिचकिचाना नहीं चाहिए अपने कमेंट डालने में और इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करने में कि इसमें कोई भी लाइबिलिटी आपकी नहीं बनती है, क्योंकि ये सबूत है, इसके अंदर ड्राइवर चेंज है। सर्वेयर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक रिकमेंडिंग इंटरमीडियरी है, मतलब वो बीमा कंपनी को सिर्फ बता सकता है कि भाई मेरी रिकमेंडेशन ये है, नो क्लेम वो कर नहीं सकता। फाइनल डिसीजन किसका होता है? इंश्योरर का, जिसने बीमा काटा है। इन सब में से आपका ज्यादा नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा
यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब कॉमन फॉल्ट है, कॉमन जिससे डैमेज आते हैं, कॉमनली एनकाउंटर्ड कॉज ऑफ लॉस। ये आप खुद पढ़ लेना एक बार, आएगा जरूर इसमें से एक क्वेश्चन, पर रटने की जरूरत नहीं है। लगभग आपके अगर मान लो किस्मत का मोटर का आता है तो आप समझ जाओगे कि टर्निंग टर्टल किसका है, मोटर का है। तो ये आप पूरा एनेक्सर 1 में है, इसको पूरे को मार्क कर लो, एक बार खाली नजर मार के जाना। कुछ भी नहीं है इसमें, कॉज ऑफ लॉस दिए हुए हैं, फायर पॉलिसी में कॉज ऑफ लॉस क्या होते हैं, और एक क्वेश्चन इसमें से कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। मान लो कि आपको ये दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, या फिर ये दे दिया लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या ऐसा कोई जो कॉमन ना हो, जैसे कि जर्क एंड जॉइंट्स इन रोड ट्रांजिट, ये किसका कॉमन कॉज ऑफ लॉस है, तो ये मरीन कार्गो का कॉमन लॉस है। या फिर ऐसा दे दिया टर्निंग टर्टल या स्कीडिंग, ये किसका कॉमन लॉस है, मोटर का है। या फिर इसका दे दिया स्पॉन्टेनियस कंबंशन, या फिर वेल्डिंग स्पार्क, या सन रे, या हॉट मेटल, तो ये किसका है, फायर पॉलिसी का। इस तरीके से आएगा। इंजीनियरिंग में मान लो आपको दे दिया लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मिस अलाइनमेंट, करोजन, तो लगभग आप समझ जाओगे, इसमें कोई बड़ी समझाने की बात नहीं है। उसके बाद में लॉस इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड एडजस्टमेंट। तो सर इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एडमिसिबिलिटी की तरह ही इसके अंदर भी पॉलिसी कंडीशन, पेरिल, कॉज ऑफ लॉस, ऑपरेशन ऑफ एक्सेप्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वैलिडिटी ऑफ द पॉलिसी, ये सब चेक करने के बाद लॉस असेसमेंट भी कैरी किया जाता है स्ट्रिक्टली पॉलिसी कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि डेप्रिसिएशन लगना है तो कहाँ लिखा होता है, पॉलिसी कंडीशन में। उसी बेसिस पे उसकी इंडेमनिटी वैल्यू निकाली जाती है। बेसिस ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी की बेसिस क्या क्या होती है, तो ये पॉलिसी में कहाँ अटैच होती है, तो जैसे फायर पॉलिसी का एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से इंडेमनिटी पॉलिसी में अटैच होती है। द कंपनी शैल पे टू द इंश्योर्ड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, मतलब जब वो बिल्डिंग ध्वस्त हुई है या जब वो नुकसान हुआ है। डिस्ट्रक्शन का मतलब वो पूरी पार्शियल लॉस नहीं, वो आइटम पूरा का पूरा जल जाना चाहिए। जैसे फायर के अंदर सोफा पूरा जल गया तो वो डिस्ट्रक्शन में आ गया। अब ये जो क्लॉज है ये क्या है, रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्लॉज है। इंजीनियरिंग पॉलिसी में बेसिस ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, ये आपको मोटा मोटा तो याद करके जाना पड़ेगा। फायर पॉलिसी के अंदर तो ये आपने याद कर लिया, यहाँ पे लिख लो। अभी मैंने क्या बताया था, कौन सा क्लॉज बताया था वो लिख लो, निकल गया दिमाग से यार। हाँ, रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्लॉज है ना। तो फायर पॉलिसी में अगर ये क्लॉज है तो जो वैल्यू प्रॉपर्टी की उसके डिस्ट्रक्शन के टाइम थी वो मिलेगी। इंजीनियरिंग में क्या होगा, अगर रिपेयर हो सकता है तो रीस्टोर टू डैमेज कंडीशन, जस्ट लॉस से पहले वाली कंडीशन के अंदर ले जाने के लिए उसके पार्ट्स कॉस्ट प्लस डिसमेंटलिंग प्लस वापस से एरिक्शन करने का जो खर्चा होगा, वापस से एरिक्शन मतलब असेंबल करने का जो खर्चा होगा वो कंपनी देगी। और ऑर्डिनरी फ्रेट, नॉर्मल जो फ्रेट होता है, रिपेयर शॉप, कस्टम ड्यूटी अगर ये लग रही है, लाने ले जाने का खर्चा उस स्पेयर पार्ट को, क्योंकि इंजीनियरिंग पॉलिसी में स्पेयर पार्ट छोटे छोटे नहीं होते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है क्या ये विंड मिल वगैरह को कैसे ले जाते हैं एक से दूसरी जगह, 10 टुकड़ों में लेके जाते हैं। वो एक टुकड़ा भी नॉर्मल ट्रक में नहीं आता है, वो ट्रक उनके स्पेशलाइज्ड होते हैं, लंबे लंबे। वो बीच का पाइप छोटे छोटे उसके अंदर करके, वो बीच का पाइप होता है ना, वो भी शायद 8 या 9 पीसेस के अंदर करके फिर बेचते हैं। तो वो एक पीस भी नॉर्मल ट्रक में नहीं आता है। आपके जितने भी ट्रेलर है ना बड़े, इससे भी लंबा ट्रेलर होता है जिसपे वो खाली एक पाइप रखता है, फिर वो लेके जाके छोड़ेगा कहीं पे, फिर वो
मतलब उसके लिए 12-15 ट्रकें लग जाती है ले जाने के। पंखा है तो पंखे को खोलेंगे, एक एक पंखुड़ी एक एक ट्रेलर के ऊपर जाती है। जो फ्लैट बेड ट्रेलर होता है ना, जिसके ऊपर बॉडी वॉडी कुछ नहीं होती उसके अंदर। तो इंजीनियरिंग में ये लफड़ा है, इसलिए लाने ले जाने का नॉर्मल फ्रेट देंगे, एक्स्ट्रा अर्जेंट वाला फ्रेट नहीं देंगे। अगर कोई बाहर से माल आ रहा है तो कस्टम ड्यूटी वगैरह भी पेएबल होगी। उसके अलावा अगर इंश्योर्ड के वर्कशॉप पे ये ठीक हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जितनी हाजिरी लगी है वो, और रीजनेबल ओवरहेड चार्जेस होते हैं नॉर्मली 10%। तो माल का 10% ओवरहेड चार्ज मान के दे देते हैं कि इधर उधर का मिसलेनियस खर्चा जो लगा होगा वो। इन केस पूरी मशीन टूट गई है तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ आइटम इमीडिएट बिफोर ऑकरेंस ऑफ लॉस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी फ्रेट, एडिक्शन, कमीशन ड्यूटी, ये सब। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है कि वो सम इंश्योर्ड के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। अगर सम इंश्योर्ड के अंदर फ्रेट, एडिक्शन, कस्टम ड्यूटी इंक्लूड नहीं है तो खाली अपन उसका सब्जेक्ट मैटर का जो वैल्यू था वो पे कर देंगे सम इंश्योर्ड के हिसाब से। बैगेज पॉलिसी के अंदर ये सिंपल सा है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस सामान की एक्चुअल वैल्यू ऑफ द अकम्पनीड पर्सनल बैगेज ऑफ इंश्योर्ड लॉस्ट और डिस्ट्रॉय, या तो गुम हो गया या टूट गया, उस बैगेज की इंट्रिंसिक वैल्यू जो थी एक्सीडेंट से पहले वो दे देंगे। इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है। इंजीनियरिंग में भी इसने पूरा नहीं लिखा है। इंजीनियरिंग में भी अगर ये जैसे रिपेयर वाला है ना, इसके अंदर पूरा नहीं लिखा है। अगर कोई पूछे तो इस पर डेप्रिसिएशन लगता है। अगर कोई चीज बैगेज इंश्योरेंस में रिपेयर होने जैसी है तो रीजनेबल रिपेयर एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंसिडेंटल एक्सपेंस ये दिए जाएंगे। इंसिडेंटल एक्सपेंस में क्या हो गया, कहाँ पे ठीक हो रहा है, उसके घर के बाहर ठीक हो रहा है, शॉप पे ठीक हो रहा है, या फिर उसको कोई एक्सटर्नल एजेंसी हायर करनी पड़ रही है तो उसका कमीशन वगैरह वो भी पे करेंगे। वैल्यूएशन किस लिए की जाती है, ये क्वेश्चन है। ये अलग है, ये यहाँ से अलग है, और इतना इतना ये अलग है। वैल्यूएशन किस लिए किया जाता है, फाइंड आउट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ लॉस। जैसे एक बाइक है, वो बाइक अगर लॉस आया तो कितने की है, उसके लिए वैल्यूएशन किया जाता है। आप कोई मशीन का वैल्यूएशन करवा रहे हो तो मशीन एक्चुअल में कितने की है, जब बीमा हुआ अगर डैमेज होगा तो कितना होगा, मॉनेटरी टर्म्स मतलब अगर वो मशीन टूटती है तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस तो कितने भी आ सकते हैं कि मेरा 15 दिन धंधा बंद रहेगा, 1 साल धंधा बंद रहेगा, उसका नहीं। उस मशीन की मॉनेटरी वैल्यू क्या है। एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड, ना तो उसने सम इंश्योर्ड ज्यादा लिया है ना कम लिया है। ज्यादा लेगा तो फ्रॉड आएगा, कम लेगा तो प्रीमियम कम आएगा, और फटाफट से टोटल लॉस हो जाएगी। वैल्यूएशन के हिसाब से पॉलिसी को कौन से 3 ग्रुप में बांटा गया, इसको अंडरलाइन कर लेंगे अपन। वैल्यूड पॉलिसी, मार्केट वैल्यू पॉलिसी और रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी क्या हो गया, जैसे कि मरीन इंश्योरेंस में आपने लिखा कि मेरा 1 करोड़ का माल जाएगा, अपने गाड़ी में आपने लिखा कि आईडीवी ये है, ये तो हो गई वैल्यूड पॉलिसी, जिसके अंदर कंपनी के साथ में अपनी पहले से ही बात हो गई कि भाई इतने रुपए का ही मेरा इंश्योरेंस करना है। प्रैक्टिकली मरीन के अंदर क्या किया जाता है, CIF बेसिस पे किया जाता है। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट का मतलब क्या होगा, माल की कॉस्ट जो जा रहा है, उसका बीमा, उसका प्रीमियम कितना है वो, और फ्रेट किराया कितना लग रहा है प्लस 10%। ये बेसिस होता है नॉर्मली वैल्यू निकालने का मरीन इंश्योरेंस में। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। CIF के वो पूछेगा CIF के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो वो 4 ऑप्शन देगा, कॉस्ट इंश्योरेंस रेट प्लस 10%, कॉस्ट इंश्योरेंस रेट माइनस 10%, इजिकल टू 10%, ऐसा कुछ दे देगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपने CIF कॉस्ट इंश्योरेंस रेट प्लस 10%, ये अपने को ध्यान में रखना। मार्केट वैल्यू पॉलिसी क्या होता है? जिस दिन डैमेज हुआ उस दिन अगर वो मशीन बेची होती तो कितने की होती, ये मार्केट वैल्यू पॉलिसी है, एज सिंपल एज दैट। या जिस दिन लॉस हुआ उस दिन वो बिल्डिंग बेची होती तो कितने की होती। उसके लिए क्या निकालते हैं अपन मार्केट वैल्यू पॉलिसी के लिए? मार्केट वैल्यू का प्राइम एग्जांपल आपका मोटर खुद ही है, क्योंकि इसमें आप IDV कैसे निकालते हो, स्लैब में बिल में से 20-30% काट के, तो वो है मार्केट वैल्यू पॉलिसी। तो इसीलिए मोटर में बोला गया IDV इज ट्रीटेड एज मार्केट वैल्यू थ्रू आउट द पॉलिसी। जैसे बिल्डिंग का है तो अपन उसमें, ये क्वेश्चन यार बहुत बार आता है, इसको और इसको एक बार अंडरलाइन कर लेना। बिल्डिंग आएगा कुछ नहीं कि बिल्डिंग के अंदर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये क्वेश्चन आएगा। इसमें निकाली जाती है कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन सुटेबली रिड्यूस्ड बाय डेप्रिसिएशन ऑन एज, यूजेज, स्टेट, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीजें ध्यान में रखी जाती है। प्लांट एंड मशीनरी में क्या जाता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आएगी, लेस डेप्रिसिएशन या बेटरमेंट। प्लांट एंड मशीनरी में बेटरमेंट का भी ध्यान रखना, बाकी तो आप ध्यान रख ही लोगे डेप्रिसिएशन और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का। स्टॉक में क्या आता है कि गुड्स कहाँ पे वैल्यू किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर का स्टॉक है, होलसेलर का स्टॉक है या रिटेलर का स्टॉक है। ठीक है सर, स्टॉक का एकदम सिंपल है, मैन्युफैक्चरर, होलसेल, रिटेलर, इतना याद रखे जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, बेटरमेंट, तीनों याद करके जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्डिंग के अंदर डेप्रिसिएशन ऑन एज, यूज, मेंटेनेंस, RCC वगैरह, ये 4 याद करके जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल। ये बाकी कुछ भी नहीं है, कचरा है सब। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसीज, इसके आगे लिख लो आप RTI पॉलिसी, तो आपको एक रेफरेंस मिलता रहेगा। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या है, जब डैमेज हुआ उस समय में वो बिल्डिंग खरीदता तो उसकी क्या वैल्यू होती है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, मार्केट वैल्यू के अंदर आज की तारीख में इस बिल्डिंग की क्या कंडीशन है उस पर अपन ने बीमा किया। ये बीमा करते टाइम का है। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसीज हमेशा होती है डैमेज टाइम के लिए, कि अगर जब वो डैमेज हुई तब उसकी क्या वैल्यू थी। ये है जब बीमा हुआ तब क्या वैल्यू थी। अजय अशोक जी, हाँ कपड़े लेते हैं अभी। 1 मिनट सर, है ना, 1 मिनट आता हूँ। यस सर, यस सर। आंधी आ गई है बहुत तेज, स्क्रीन शेयरिंग में बैटरी भी ज्यादा खाता है लैपटॉप। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या होगा, जब लॉस आता है तो इंडेमनीफाई किया जाएगा, जब डैमेज हुई थी तब क्या वैल्यू थी। मतलब रीइंस्टेटमेंट वैल्यू हो गया वैल्यूड पॉलिसी प्लस RTI, यही समझ लो आप। RTI का फंडा तो सबको क्लियर है ना, सेम उसी तरह है ये। हेलो,
आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, तो इसमें सम इंश्योर्ड जो होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट टू रीइंस्टेटमेंट। मतलब नई की नई बिल्डिंग कितने की आ रही है, उसी कंडीशन की अगर आप नई बिल्डिंग खरीदे तो कितने की आ रही है, वो वैल्यू इसके अंदर सम इंश्योर्ड होती है। और इसके अंदर रीइंस्टेटमेंट बेसिस पे पैसा दिया जाता है, मतलब विदाउट एनी डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आप तो ये वाली लाइन अंडरलाइन करो बस, और कुछ नहीं है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंडेमनिफिकेशन कैसे किया जाता है, रीइंस्टेटमेंट बेसिस पे विदाउट एनी डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। ये बिल्डिंग किसके लिए होती है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी किसके लिए होती है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक के लिए नहीं होती है। ये बड़ा वाला इस पे अंडरलाइन कर लेना, स्टॉक के लिए रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी नहीं दी जाती, उसके लिए हमेशा मार्केट वैल्यू पॉलिसी दी जाती है। अब जो सर्वेयर है वो असेसमेंट कैसे करता है, जहाँ पे जो एक्टिविटीज है सर्वे की दो ग्रुप में बांटी गई है। पहले तो जहाँ पे लॉस हुआ है वहाँ पे सारी नेसेसरी डिटेल वगैरह जुटा के उसका ग्रॉस लॉस कितना हुआ है वो निकाला जाता है, मतलब बिल वैल्यू उसकी कितनी आएगी, कितने में ठीक हो जाएगा, एक तरह से पूरा बिल। उसके बाद में सर्वेयर ऑफिस जाता है, ऑफिस जाके उसके अंदर क्या करता है, उसने निकाल लिया कि भाई इतने का इसका बिल होना चाहिए, एक्चुअल खर्चा इतने का है एक्चुअल पूरा। उसके बाद में वो ऑफिस जाएगा, ये कहाँ करेगा, खर्चा कहाँ निकालेगा, वर्कशॉप या जहाँ पे लॉस हुआ है उस जगह। बाद में ऑफिस जाके उस बिल में डेप्रिसिएशन लगाएगा, साल्वेज लगाएगा, अंडर इंश्योरेंस चेक करेगा, पॉलिसी एक्सेस निकालेगा, ग्रॉस लॉस में से ये सब माइनस करेगा तो उसके पास में क्या आएगा, नेट एडजस्टेड क्लेम या नेट एडजस्टेड क्लेम अमाउंट। इसको अंडरलाइन कर लेना। समझ गए सर आप असेसमेंट और एडजस्टमेंट में फर्क? जो आपने नुकसान गाड़ी पे देखा है वो नोट करके उसकी टेबल बनाई, वो तो है असेसमेंट। फिर उसके अंदर से जो डेप्रिसिएशन काटोगे, एक्सेस काटोगे, साल्वेज काटोगे, वो है एडजस्टमेंट। क्लियर है? जनरली सर्वेयर क्या करेगा, फिजिकल इंस्पेक्शन करेगा, अगर बड़े लॉस है तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करेगा कॉज ऑफ लॉस के लिए। सेग्रीगेशन करेगा, मतलब डैमेज आइटम अलग, हाफ डैमेज आइटम अलग, टोटल लॉस अलग, सेफ आइटम अलग। अप्रोप्रिएट मेथड निकालेगा साल्वेज डिस्पोजल के लिए, सेग्रीगेशन के लिए। आगे ये नुकसान और ना फैले उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स जो है वो इंश्योर्ड की मदद से या इंश्योरेंस कंपनी की मदद से लेगा, और टेम्परेरी मेजर भी लेगा ताकि वो लॉस और आगे ना बढ़े। क्लेम रिलेटेड डिटेल और डॉक्यूमेंट जितने भी है वो तुरंत ही अपने पास में ले लेगा, जो कि कॉज ऑफ लॉस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि बाद में उनको टेम्पर ना किया जा सके। आई विटनेस से बात करेगा कि भाई ये फायर, बर्गलरी, इंडेंटेशन कैसे हुआ। अगर इन्वेंट्री का डैमेज है तो डैमेज, अनडैमेज या रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल केसेस रेट वेरिफिकेशन करेगा, किससे, अकाउंट से, और उसकी रिपेयर कॉस्ट निकालेगा एज पर पॉलिसी कंडीशन। साल्वेज रिकवरी के लिए ऑप्टिमाइजेशन करेगा, मतलब अगर जरूरत पड़े इंश्योरेंस कंपनी को तो उनको हेल्प करेगा साल्वेज रिकवरी कराने के लिए। एक ये लाइन अंडरलाइन कर लेंगे अपन कि सर्वेयर को क्या करना चाहिए,
जिससे कि इफेक्टिवली वो काम कर सके, तो उसको एक मिनट ऑफ मीटिंग बना लेना चाहिए अपने फर्स्ट विजिट पे, और उन मिनट ऑफ मीटिंग से उसको कि भाई इतनी तारीख को आप डॉक्यूमेंट दोगे, इतनी तारीख को मैं आपके यहाँ पे ये करने आऊंगा, इतनी तारीख को मैं बयान लेने आऊंगा, वो मिनट ऑफ मीटिंग सर्वर को बना लेना चाहिए। तो इंस्पेक्शन सर्वेयर करने जाता है, उसमें खाली सिंगल आइटम का इंस्पेक्शन होता है, इंश्योर्ड के अलावा और भी चीजों का इंस्पेक्शन होता है, जिससे कि पता चल सके कॉज ऑफ लॉस वगैरह के लिए। जैसे कि आप गए फायर लॉस देखने, तो दीवार पे आग कहाँ तक ऊपर गई है, कहाँ तक नहीं गई है, पता चला मान लिया आपका 2 फुट का 8 फुट आग कैसे चली गई। तो इस हिसाब से भी इंस्पेक्शन किया जाता है, ताकि एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जा सके। कोई अगर शॉर्ट तो उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, कहीं खुली हुई है, टेम्परेरी हुई है सामान का, इंस्पेक्शन किया जा सकता है। इंस्पेक्शन से और हमें पता चल कोई आइटम है जो टेबल इन नेचर है, जैसे वो गीले हो गए और गीले बाद अगर उनको तुरंत नहीं सुखा के हो जाएंगे, तो उनको रिएक्शन करा के मदद करता है कि उसको हेल्प करें। उसके बाद में एक चीज होती है जिसमें सर्वर को पता है कि भाई जैसे कॉफी बीन्स जो है वो पलटे हुए हो गई, अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी आए उनको लेकर, ताकि या पोटेंशियल। अब सर अब नेट है, जब लाइट आएगी जब वापस कर लेना, या तो हाँ ठीक है।